Good morning, all of you. Today, I will discuss the lecture on the remaining part of the transfer in the favor of unborn child. आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण। ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण। इसको कल हम आप लोगों को बताए थे कि आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण सीधे सीधे नहीं किया जा सकता है, बल्कि आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण करने के पहले एक आजीवन हित किसी व्यक्ति में निहित होता है, और आजीवन हित सृष्टिकर्ता के पश्चात जो है बच्चा जो गर्भ में है उसके पक्ष में तब संपत्ति का अंतरण किया जाता है। में संपत्ति पहले पूर्वग्राही में निहित होना चाहिए। प्रायर इंटरेस्ट जो है, प्रायर इंटरेस्ट किसी व्यक्ति में निहित होना चाहिए, और प्रायर इंटरेस्ट किसी व्यक्ति में निहित होता है तो बच्चा जब जन्म लेता है उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया जाता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रायर इंटरेस्ट किसी में निहित होता है तभी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति अंतरण संघ अधिनियम के अंतर्गत अगर प्रायर इंटरेस्ट किसी में निहित नहीं होगा तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में ऐसी विसंगति आ जाएगी, क्योंकि संपत्ति कहीं न कहीं किसी व्यक्ति पर निहित अवश्य रहनी चाहिए। तो संपत्ति की देख रेख के लिए एक आजीवन हित सृष्टिकर्ता होता है, जिसके पक्ष में संपत्ति का वो आजीवन हित सृष्टि कर दिया जाता है। इसके पश्चात जो है आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जाता है, और एब्सोल्यूट ट्रांसफर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें संपूर्ण हित निहित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आंग्ल विधि, इंग्लिश लॉ तथा इंडियन लॉ में देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। यहाँ पर अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में आजाद व्यक्ति के पक्ष में अंतरण के संबंध में कुछ विभेद स्थापित किया गया है। ऐसा विभेद क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आंग्ल विधि के अंतर्गत, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत क्या है, आजीवन हित जो है आजाद व्यक्ति में निहित कर दिया जाता है। आजीवन हित जो है आजाद व्यक्ति में सृष्टि कर दिया जाता है, जबकि भारतीय विधि में आजीवन हित किसी न्यास में निहित होता है, किसी व्यक्ति में निहित होता है जो कि प्रायर इंटरेस्ट रखता है। पूर्वग्राही हितकर्ता के पक्ष में आजीवन हित का हित निहित रहता है, और बच्चे में तब उस संपत्ति का जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो आजीवन हितकर्ता जब तक कि बच्चा जन्म नहीं ले लेता है या 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं हो कर लेता है, जब जन्म लेता है तो उसमें हित का ट्रांसफर हो जाता है, और जब वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब तक संपत्ति आजीवन हितकर्ता में व्यक्ति में निहित रहती है, उसके पक्ष में रहती है। क्योंकि संपत्ति की देख रेख के लिए किसी व्यक्ति को होना चाहिए, संपत्ति किसी न किसी व्यक्ति में निहित होनी चाहिए। हो सकता है कि बच्चा जन्म लेने के पहले ही मर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में संपत्ति किसी न किसी व्यक्ति में निहित अवश्य रहनी चाहिए। तो इस तरह से अंग्रेजी विधि के अंतर्गत आजीवन हित आजाद व्यक्ति के पक्ष में ही सृजित किया जाता है। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत
लॉ के अंतर्गत क्या है नियम? इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ के पक्ष में आजाद व्यक्ति अनबार्न के चाइल्ड के पक्ष में अनबार्न चाइल्ड में जो है लाइफ इंटरेस्ट निहित कर दिया जाता है, आजीवन हित निहित कर दिया जाता है। आजीवन हित किसमें निहित कर जाता है? अनबार्न चाइल्ड। इंग्लिश लॉ में आजीवन हित आजाद व्यक्ति में ही निहित कर दिया जाता है और इसके पश्चात आजीवन हितकर्ता के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को मीन्स अनबार्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जाता। अनबार्न चाइल्ड के जो अनबार्न चाइल्ड है, बच्चा जिसने जन्म लिया है, उसके उत्तराधिकारी उसके चाइल्ड को उसके संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। जबकि इंडियन लॉ के अंतर्गत आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। इंडियन लॉ क्या है? अनबार्न चाइल्ड के फेवर में संपत्ति का अंतरण लाइफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है, आजाद व्यक्ति को ही आजीवन हित दे दिया जाता है संपत्ति में। जबकि इंडियन लॉ में क्या है? जब तक कि बच्चा अनबार्न है, जब तक कि बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, जब तक कि वो मदर वूम में है, माँ के गर्भ में है, तब तक आजीवन हितकर्ता एक में हित निहित कर दिया जाता है। मीन्स प्राइम इंटरेस्ट किसी व्यक्ति में निहित कर दिया जाता है जब तक कि बच्चा गर्भ में है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वहाँ पर आजीवन हित जो है उस बच्चे में चला जाता है और संपत्ति की देख रेख के लिए हित जो है बच्चे में चला जाता है, लेकिन आजीवन हितकर्ता बना रहता है तब तक जब तक कि बच्चा वयस्क न हो जाए, 18 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। और इंग्लिश लॉ में सीधे बच्चे को भी ट्रांसफर कर दिया, आजीवन हितकर्ता दे दिया। तो इंडियन लॉ के अंतर्गत अनबार्न चाइल्ड को सीमित हित दिया जाता है तथा आजीवन हितकर्ता को आजीवन हित दिया जाता है। लेकिन जो है इंग्लिश लॉ के अंतर्गत सीधे अनबार्न चाइल्ड को ही आजीवन हित दिया जाता है और आजीवन हित अनबार्न चाइल्ड को दिया जाता है तथा जो संपत्ति का प्राइम इंटरेस्ट धारी है, संपत्ति का पूर्वग्राही हित करता है, उसमें सीमित हित निहित होता है। लेकिन इंडियन लॉ के अंतर्गत आजीवन हितकर्ता जो है, जो ट्रस्ट है, जो न्यासधारी है, जो संपत्ति को बच्चे के जन्म लेने के पहले एक हितकर्ता निहित होता है, उसमें आजीवन हित निहित होता है, बच्चे में सीमित हित निहित होता है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें जो है संपूर्ण हित ट्रांसफर हो जाता है और बच्चे को आजीवन हितकर्ता तब तक धारण किए रहता है जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। इस तरह से इसको दोहरी संभाव्यता का नियम कहते हैं। उसको दोहरी संभाव्यता का नियम कहते हैं क्योंकि अनबार्न चाइल्ड में को आजीवन हित दिया जा सकता है इंग्लिश लॉ के अंतर्गत, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को आजीवन हित नहीं दिया जाता है। उसके बच्चे के पक्ष में हित का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इंग्लिश लॉ से मना करता है। जबकि इंडियन लॉ के अंतर्गत आजाद व्यक्ति के पक्ष में तथा उसके बच्चे के पक्ष में जो भी आजाद नहीं हुआ है उसके भी पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में से दोहरी संभाव्यता का नियम, डबल पॉसिबिलिटी रूल कहा जाता है।
दोहरी संभाव्यता का नियम, डबल पॉसिबिलिटी रूल, इसे दोहरी संभाव्यता का नियम कहा जाता है, जिससे कि एक अंग्रेजीवाद, जिससे कि एक महत्वपूर्ण अंग्रेजीवाद व्हाइटवी बनाम मिचेल, जिससे कि एक महत्वपूर्ण अंग्रेजीवाद व्हाइटवी बनाम मिचेल के वाद में अपनाया गया। व्हाइटवी वर्सेस मिचेल के वाद में अपनाया गया। इंग्लिश लॉ का वाद है व्हाइटवी बनाम मिचेल, इंग्लिश लॉ का केस है। व्हाइटवी बनाम मिचेल के वाद में दोहरी संभाव्यता का नियम, डबल पॉसिबिलिटी रूल को प्रतिपादित किया गया है। पॉसिबिलिटी रूल को प्रतिपादित किया गया, जिसे अगर हिंदी हुआ, जिसे इंडियन लॉ में गेजेस बनाम दाता दी, गेजेस वर्सेस दाता दी के केस में अपनाया है। मीन्स व्हाइटवी बनाम मिचेल के वाद के सिद्धांत को इंडियन लॉ के अंतर्गत गेजेस वर्सेस दाता दी के केस में अपनाया गया। डबल पॉसिबिलिटी के सिद्धांत को, रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी के, रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी अर्थात दोहरी संभाव्यता के नियम को, जो कि इंग्लिश लॉ व्हाइटवी बनाम मिचेल के वाद में जिससे कि मान्यता मिली, जिसमें कि दोहरी संभाव्यता का नियम प्रतिपादित किया गया। क्योंकि इंग्लिश लॉ में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मान लीजिए ए नामक चाइल्ड है जो कि अभी आजाद है, जिसके पक्ष में आजीवन हित का सृजन किया गया है, इसका उत्तराधिकारी है। कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए यक्स ने एक प्रॉपर्टी जो है एक पे ट्रांसफर किया, इसके बाद कहता है कि ए के बाद संपत्ति इसके पुत्र भी को अंतरित कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में इंग्लिश विध में ए के पक्ष में तो संपत्ति का अंतरण किया जाता है, आजीवन हित को अंतरित किया जा सकता है, लेकिन बे के इस पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं किया सकता है, क्योंकि यहाँ नियम में कहता है हो सकता है कि बी जन्म लेने के पहले ही मर जाए। ऐसी परिस्थिति में दोहरी संभाव्यता का नियम है, हो सकता है कि ए जो है जन्म लेने के पहले मर जाए, तो बी जो है का अस्तित्व कैसे रहेगा। ऐसी परिस्थिति में से दोहरी संभाव्यता का नियम कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश लॉ मना करता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को भारतीय विधि में जो है गेजेस वर्सेस दाता विधि केस में अपनाया गया, व्हाइटवी बनाम मिचेल के केस को। इसके बाद जो है दूसरी एक महत्वपूर्ण धारा है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। इसको संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 जो है शाश्वतता के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन करते हुए कहती है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो है, शाश्वतता का तात्पर्य है कि हस्तांतरणीय अधिकार, अनंतरणीय अधिकार, अर्थात किसी भी संपत्ति को
शाश्वत बनाए रखा जाए, किसी भी संपत्ति को एक व्यक्ति विशेष में निहित रखा जाए। लेकिन क्योंकि व्यापार वाणिज्य के विकास की अवस्था में, व्यापार वाणिज्य का उत्पादन की अवस्था में किसी भी संपत्ति को एक व्यक्ति विशेष में रोका नहीं जा सकता है। इसका अंतरण अनादिकाल के लिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। इसी को सत्ता के विरुद्ध नियम कहते हैं। में संपत्ति शाश्वत रूप में किसी व्यक्ति विशेष में निहित रहनी नहीं चाहिए। इसे संपत्ति को अहस्तांतरणीय अधिकार नहीं होना चाहिए, अहस्तांतरणीय अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति अहस्तांतरणीय नहीं होनी चाहिए, या संपत्ति अनंतरणीय नहीं होना चाहिए, अनंतरणीय नहीं होना चाहिए। संपत्ति जो है हस्तांतरणीय होनी चाहिए, संपत्ति ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। संपत्ति जो है एक जगह नहीं रुकनी चाहिए। संपत्ति अगर एक जगह रुकी रहेगी तो इससे विसंगति उत्पन्न होगी। ऐसी परिस्थिति में व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, इस प्रकार से निरंतर सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसको एक जगह बाधा नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति में संपत्ति जो है व्यक्ति विशेष में निहित रहने से सत्ता के विरुद्ध नियम पर कुठाराघात होगा। इसलिए विधि का यह नियम है, विधि का यह शाश्वत सिद्धांत है कि संपत्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर के यह बराबर चलने रहने वाली, सतत चलने रहने वाली प्रक्रिया है और यह व्यक्ति विशेष में निहित रहनी नहीं चाहिए। तो सत्ता का विरुद्ध नियम जो है संपत्ति अंतरण नियम का एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसे कि व्यापार वाणिज्य की अवस्था में, व्यापार वाणिज्य के इस युग में संपत्ति को एक जगह बांधे रहने से जो है मना करता है। अच्छा, संपत्ति को अंतरणीय अधिकार देता है। अगर अंतरणीय अधिकार नहीं है तो यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। शाश्वत संपत्ति किसी व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपने पास ही किसी संपत्ति को बांध करके नहीं रह सकता कि हमारे में ही संपत्ति हमेशा निहित रहेगी। यह संपत्ति को अंतरणीय अधिकार प्रदान करता है, अंतरणीय अधिकार प्रदान करता है। और संपत्ति को अंतरणीय अधिकार होना चाहिए, तथा संपत्ति हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, जैसे ए नामक व्यक्ति ने बी को, जो कि उसका अनुमान चाइल्ड है, देता है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आजीवन हितकर्ता में संपत्ति तब तक निहित रहती है जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, 18 ईयर्स की अवस्था न प्राप्त कर ले। 18 ईयर्स की अवस्था प्राप्त कर लेने पर आजीवन हित जो है, प्रायर इंटरेस्ट है, जो एक न्यास में निहित होता है, एक व्यक्ति विशेष में निहित होता है, ट्रस्टी के रूप में संपत्ति को धारण करता है। ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में, क्योंकि संपत्ति को धारण करने के लिए बच्चा योग्य नहीं होता है, इसलिए परिस्थिति में एक पूर्वग्राही हित का सृजन कर दिया जाता है। और पूर्वग्राही हितकर्ता में संपत्ति का हित जो निहित होता है, ऐसी परिस्थिति में उसे आजीवन हित सृष्ट कर दिया जाता है उसमें, कब तक के लिए, जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। बच्चा चूंकि गर्भ में रहता है, भी माँ के गर्भ में है, ऐसी परिस्थिति में संपत्ति जब ए नामक व्यक्ति
क्योंकि ए नामक व्यक्ति ने संपत्ति जब अंतरित बी के पक्ष में कर दिया तो ए नामक संपत्ति प्रॉपर्टी जो है निकल गई इसके हाथ से। अब ओनरशिप मान लीजिए बी तो अनबाउंड चाइल्ड है, तो ओनरशिप किसी न किसी व्यक्ति में जब तक कि बी अस्तित्व में है तब तक तो उसका एक न्यासकर्ता होना चाहिए, संपत्ति का एक कोई हितग्राही होना चाहिए। संपत्ति बी के बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरी बी के लाभ के लिए जो है एक हितग्राही निहित होता है जो कि बी को लाभ पहुंचाए। यदि वो संपत्ति का व्यय नहीं कर सकता, संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता, संपत्ति को क्षय नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह बी के लाभ के लिए एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि संपत्ति को धारित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्वग्राही हित किसी व्यक्ति विशेष में निहित कर दिया जाता है, और पूर्वग्राही हित तब तक निहित रहता है जब तक कि बी जो है जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एडल्ट नहीं होगा, वयस्क नहीं होगा। जब वयस्क हो जाता है, संपत्ति को धारण करने योग्य हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो है बी ज्यों ही वयस्क हुआ वह संपत्ति को धारण करने की योग्य हो जाएगा और संपत्ति को धारण करेगा। इसके बाद बी भी संपत्ति को अपने पास रोक नहीं सकता। उसके बाद वह तीसरे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। बी के बाद उसका उत्तराधिकारी सी है जो कि अनबाउंड है, इसके विपक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। इसके बाद डी के पक्ष में किया जा सकता है। इस तरह से यह अंतरणीय अधिकार है। संपत्ति का अंतरण जो है अंतरणीय अधिकार है, उसको किसी व्यक्ति विशेष में बांधा नहीं जा सकता है। तो अगर इसे बांधा जाता है तो वह शासकता के विरुद्ध नियम होगा, वह शासकता के विरुद्ध नियम होगा। तो संपत्ति शासक किसी व्यक्ति में निहित नहीं रहनी चाहिए, संपत्ति हमेशा चलायमान होनी चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है उसका ज्ञापन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह संपत्ति के इसे शासकता के विरुद्ध नियम कहा जाता है। सेक्शन 14 में शासकता के विरुद्ध नियम का इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। तो धारा 13 पर यहाँ एक प्रश्न बनता है, आजाद व्यक्ति पक्ष में संपत्ति का अंतरण किस प्रकार से किया जा सकता है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करने के संबंध में क्या नियम है। आजाद व्यक्ति पक्ष में संपत्ति का अंतरण करने के संबंध में क्या नियम है। नियम है उदाहरण सहित समझाएं, उदाहरण सहित समझाएं, सहित समझाएं। What is the rule? What is the rule of transfer in the favor of unborn child? Discuss with the help of
इलस्ट्रेशंस तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा में। धारा 13 हमेशा पूछा जाता है। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।